बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है राजनीति विज्ञान का टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का क्या अर्थ होता है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व से अभिप्राय ऐसे सिद्धांतों से है जिनका सरकार अपनी नीति निर्माण करते समय ध्यान रखे। ठीक है ना। नीति यानी कि नियम, कानून, परंपरा वगैरह पर निर्माण करते समय इसका ध्यान रखे, वो नीति निर्देशक तत्व व ऐसे सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। तो नीति निर्देशक के सिद्धांत क्या है ये भी देख लेते हैं। देश की सरकार के नाम जारी किए गए निर्देश हैं जिनके अनुसार सरकार को अपनी नीतियों का निर्माण करना है। ठीक है ना। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो क्या होता है कि इसमें इसके नीति निर्देशक तत्व बनाने के पीछे जो रीज़न था वो था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। हमारा जो लोकतंत्र है भारत का, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उस पर परंपराएं, कानून, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ताकि हमारी अधिकांश जनता, हमारे अधिकांश नागरिक इसमें सहयोग की भूमिका ले सके और इसमें जी सके और अपने देश में एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सके। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था इसका उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 350 क व अनुच्छेद 351 में भी इसका उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं? संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और 350 क व अनुच्छेद 351 में भी इसका उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित किए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में बहादुर सप्रू समिति के सुझावों से शामिल किए गए हैं। जो तेज बहादुर सप्रू समिति थी उसके सुझावों के आधार पर ही भारतीय संविधान में इनको स्थान मिला है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36। यह अनुच्छेद राज्य की परिभाषा करते हुए राज्य में संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियाँ बनाने का काम करता है। राज्य की परिभाषा तो ये कर ही रहा है कि हमारा राज्य कैसा होना चाहिए। राज्य बनता है नागरिकों से, है ना। तो उसमें क्या चीज़ आई है कि जो राज्य में जो भी संसाधन काम में लिए जाए, जो भी चीज़ काम में ली जाए, जो भी परंपरा, रीति रिवाज, नियम, कानून, जो सब कुछ बनाया जाए वो जनता के विकास के अनुरूप होना चाहिए। उसमें जनता का विकास होना चाहिए। यूँ नहीं कि हमने कुछ ही लोगों ने ऊपर ऊपर अपने परंपराएं निभा ली, बल्कि नीचे के लेवल से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, उनका भी विकास इसमें शामिल है। ठीक है। तो जनता के विकास के हेतु नीतियाँ बनाना इसका काम है। ठीक है। अनुच्छेद 37 है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, परंतु यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य तो है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, परंतु न्यायालय द्वारा इसे संरक्षित नहीं किया गया है। ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि हेतु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय को अनुप्राणित करने वाली सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना। कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक को, है ना, ध्यान में रखते हुए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। और उनका संरक्षण कर लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। और उनका संरक्षण करेगा यानी कि प्रोटेक्ट करेगा उनको। और जो यहाँ की जनता है, यहाँ के नागरिक है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा और उनकी अभिवृद्धि करेगा, यानी कि उनके विकास, उनके सामाजिक मानसिक विकास में सहयोग प्रदान करेगा। उसके बाद है सभी स्त्री पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। यानी कि जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं तो अधिकांश देखा गया है कि महिलाओं को कम वेतन मिलता है और पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है। तो जब सरकार ने नियम बनाया कि सभी स्त्री पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन दिया था, तो जितनी भी सरकारी नौकरियाँ उसमें देखा जाता है कि जो जिस पोस्ट पे है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको समान पद के अनुसार ही समान वेतन मिलता है। उसके बाद है अनुच्छेद 39 का 1 लाख रुपए तक की आमदनी वाले परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए।
हमें पता है कि हमारे यहाँ की जनता अधिकांश गरीब तबके की है, तो जिनकी आमदनी बहुत कम है, तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि कानून का संरक्षण उन्हें निःशुल्क दिया जाए। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, ये बात बताई थी अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 41 में बताया कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता व प्रसव काल में सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है। कहीं पर क्या होता है कि महिलाएं भी वर्कर होती हैं, सरकारी नौकरी में होती है, तो उन्हें मानवोचित और न्याय संगत देखते हुए यदि महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान वह अपने रेस्ट कर सकती है, क्योंकि इस समय वो काम करने की परिस्थितियों में नहीं होती है, तो सवैतनिक अवकाश उनको दिया जाता है और प्रसूति के दौरान उनको सहायता भी दी जाती है। अनुच्छेद 43 है कुटीर व लघु उद्योगों तथा सहकारिता उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देना, कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी। ठीक है। तो जो छोटे उद्योग है हमारे देश के, उनको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से कि जो कुटीर उद्योग चला रहे हैं, लघु उद्योग चला रहे हैं या सहकारिता उद्योग चला रहे हैं, उससे जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं या कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनको वेतन और मजदूरी सही तरीके से दी जाए। उसके बाद है अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाए। भारत का नागरिक चाहे वो कोई भी हो, जो भी नागरिक है पूरे भारत का होना चाहिए। यदि भारत में रहने वाला भारत का नागरिक है तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसकी कुछ चर्चा अनुच्छेद 21 का में भी की गई है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा व आर्थिक विकास का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और आर्थिक विकास। बहुत से वर्ग अभी भी ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिस तरह के गाड़ियाँ लुहार होते हैं आज भी हर शहर में देखे जाते हैं, इनकी एक तरफ अपना शहर से दूर अपना एक समूह बना कर रहते हैं और शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कई वर्षों पहले इनके पूर्वज किया करते थे। तो उनको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास सरकार कर रही है और उनकी आर्थिक और शैक्षिक विकास का प्रावधान इसमें किया गया है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य प्रयत्न करेगा। ये पोषाहार स्तर यानी कि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की मात्रा पूरी तरह से भोजन में नहीं मिल पाती है, तो उनका जीवन स्तर सुधारने, उनको अच्छा भोजन मिल जाए जिनसे इनके स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, वो बलिष्ठ रहे, मजबूत रहे, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। तो उसके लिए उसके स्वास्थ्य सुधार करने का प्रयत्न है जो राज्य करेगा। ठीक है। लेकिन शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगाने का भी इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के लिए उचित तकनीकों का प्रयोग, जिसमें गोवध का निषेध किया गया है। ठीक है। इसमें गो हत्या को गलत बताया गया है कि हम गो का नहीं कर सकते, क्योंकि गौ माता से हमें जो दुग्ध प्राप्त होता है उससे परिवार के बच्चे, बुजुर्ग सभी का पालन होता है। ठीक है। 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है। तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए सरकार आए दिन कोई ना कोई प्रयास करती है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो भी स्वच्छता को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए जो पेट्रोल की गाड़ियाँ थी उसकी जगह CNG पे आ गए हैं कि धुआं अधिकांश नहीं फैले, किसी के नुकसान ना करे। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का कार्य यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण। हम कितनी बार देखने जाते हैं कि बहुत से जैसे स्मारक हैं जो हमारे कई पीढ़ियों पहले जो रहे हैं, देशभक्त रहे हैं या जो भी इतिहास रहा है हमारे देश का, उनके स्मारक बने हुए हैं, उनके महल वगैरह बने हुए हैं, जो चीज़ें बनी हुई है पुरानी,
उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श आज भी बने हुए हैं। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करें। न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्य अलग अलग होना चाहिए। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना के विकास के लिए प्रयास होना चाहिए। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भावना के विकास के लिए प्रयास। तो इसके लिए हमारे देश के जो बड़े पद पे बैठे हुए आसीन व्यक्ति हैं, वो प्रयास करते हैं कि हमारा देश का अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बने और हम उनकी टेक्नोलॉजी सीखें, उनसे नई नई चीज़ें सीखें और हमारा जो सीखने का स्तर है आपस में लेन देन में बने, अच्छा व्यापार हो और सद्भावना कायम हो और पूरे विश्व शांति जैसे इसमें हम सहभागी रहें। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। जब बालक क्या होता है कि अपने घर से चल के पहली बार विद्यालय आता है, तो विद्यालय की जो भाषा उसके लिए नई होती है, बच्चे नए होते हैं, टीचर नए होते हैं, तो उनकी जो भाषा होती है वो समझ नहीं पाता है। तो छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि जो उसकी जो स्तर है, भाषा का जो स्तर है, वो प्राथमिक स्तर पर ऐसा होना चाहिए कि उसे मातृभाषा में शिक्षा मिले, ताकि वो उसमें एडजस्टमेंट कर सके, क्लास में उनके बीच तालमेल बैठा सके और जो चीज़ उसे समझाई और पढ़ाई जा रही है उसको ठीक तरीके से वो समझ सके। अनुच्छेद 51, 351, अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है, तो हमें क्या है कि हिंदी भाषा को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।